दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड में सूर्यकांत अपने खेत से घर की ओर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी जब ठंडी हवाएं सूर्यकांत के शरीर को छू रही थीं। तब उसका शरीर कपकपा रहा था। उसके फटे हुए कुर्ते और धोती से वो जैसे तैसे अपने शरीर को बचा रहा था। कुछ देर के बाद सूर्यकांत घर पहुंच गया। घर के नाम पर बने हुए झोपड़े में उसकी माँ एक कोने में अपने शरीर को सिकुड़कर बैठी हुई थी। उसकी पत्नी सरिता चूल्हे पर खाना पका रही थी और सूर्यकांत के दोनों बच्चे सोनू और चिंटू अपनी माँ के पास बैठकर चूल्हे की गर्मी से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। सूर्यकांत को देखकर सोनू कहता है, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा स्वेटर लेकर आए हैं ना? नहीं बेटा, मैं स्वेटर लेकर नहीं आया हूँ। सूर्यकांत मायूस होकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। क्या बताऊँ, तुम तो सब जानती हो, इतनी ठंड है लेकिन मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। माँ, मेरे बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनके शरीर पर ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं है। ना तो बच्चों को स्वेटर दिला पा रहा हूँ और ना माँ को कंबल। इस उम्र में भी मेरी माँ यूँ घर के कोने में बैठी है। बेचारी मेरी बूढ़ी माँ के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कितना बुरा बेटा हूँ मैं। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने हमेशा इस घर के लिए सोचा है, अपनी इच्छाएं छोड़कर बाकी सबके बारे में सोचा है। गलती तो उसकी है जो हमें इस हाल में छोड़कर चला गया और अपनी अलग दुनिया बसा ली। अगर चंद्रकांत यहाँ होता ना तो तुम्हारा सहारा बनता, लेकिन उसके जैसा स्वार्थी भाई किसी का नहीं हो सकता। चंद्रकांत सूर्यकांत का छोटा भाई था। एक बड़ी बिल्डिंग में एक बड़े से फ्लैट में रहता था। उसकी अच्छी नौकरी थी। उसकी पत्नी मालिनी भी नौकरी करती थी। रात के समय चंद्रकांत और मालिनी अपने कमरे की बालकनी में कॉफी पी रहे थे। दोनों ने महंगे स्वेटर पहने हुए थे। उनका बेटा कुमार अपने कमरे में खेल रहा था। उसने भी स्वेटर, मोजे, सर पर बिन्नी सब पहना हुआ था। इस पर मालिनी बोलती है, इस ठंड में रात के समय कॉफी पीने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ, सच कहा तुमने। मैं तो सोच रहा हूँ कि घर में एक हीटर बिठा लूँ। ठंड तो और 2 महीने तक बढ़ेगी। अगर हीटर होगा तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सोचा है तुमने। दोनों बात कर रहे थे, तभी उन्हें ख्याल आया कि बहुत देर से कुमार दिख नहीं रहा। दोनों उसके कमरे में गए। उन्होंने देखा कि कुमार जमीन पर पड़ा है। कुमार के सर पर चोट लगी थी। शायद वो खेलते हुए नीचे गिर गया था। उसके सर से बहुत सारा खून बह गया था। दोनों उसे उठाकर जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। कुमार को आईसीयू में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे खून की जरूरत पड़ेगी। कुमार का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था। चंद्रकांत और मालिनी का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं हो रहा था और हॉस्पिटल में भी वो ब्लड अवेलेबल नहीं था। चंद्रकांत को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने सूर्यकांत को फोन किया और सब बता दिया। सूर्यकांत को जब ये बात घर पर बताई, तब सरिता कहती है, सुनिए, हम दोनों चलते हैं। मेरा खून भी ए नेगेटिव ग्रुप का है, मैं कुमार को दे दूंगी। अरे बेटे, लेकिन तुम दोनों जाओगे कैसे? उसका घर तो बहुत दूर है और इस समय कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। माँ जी, कुछ तो करना पड़ेगा ना, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अभी याद आई है उसे तुम्हारी। उस दिन जब तुम्हें मालिनी बाजार में दिखाई दी तो उसने मुंह फेर लिया था। उसे हम जैसे गरीबों के साथ कोई नहीं रिश्ता रखना था ना। क्या कह रहे हो? उन्हें यहाँ रहने में शर्म आती है? अपने बच्चे के लिए इतने कपड़े खरीद रही थी, लेकिन उसे ये नहीं सूझा कि इन दोनों बच्चों के लिए भी एक स्वेटर ले ले। माँ जी, ये समय ये सब बातें करने का नहीं है, चलिए हम चलते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले माँ, मैं और मालिनी दूसरे घर रहने जा रहे हैं। हमने एक घर ही खरीद लिया है। अब इस घर में हम सबको रहने में दिक्कत होती है। अरे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे इस घर में क्या दिक्कत है तुम्हें? इतने साल से तो हम एक साथ रह रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या हो गया? भैया, मैं और मालिनी बड़े ऑफिस में काम करते हैं। अगर कभी हमारे दोस्तों को घर बुलाना हुआ तो क्या हम इस झोपड़े में बुलाएं? इस घर में तो बैठने के लिए ढंग की जगह भी नहीं है। अरे नामुराद, इस सूर्या ने तो तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी ली। तुम पढ़ाई में ज्यादा अच्छे थे, इसलिए खुद की पढ़ाई छोड़कर तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया। तुम्हारी पढ़ाई और शादी के लिए कर्जा लिया। हमें लगता था कि तुम नौकरी करके घर का खर्चा चलाने में उसका हाथ बटाओगे, लेकिन तुम तो इस बीच मझधार में छोड़कर जाना चाहते हो। माँ, मेरा फैसला हो गया है, मैं जा रहा हूँ। सरिता और सूर्यकांत दोनों चलते हुए जाने लगे।
हड्डियां जम जाए इतनी ठंड पड़ रही थी। फिर भी दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे। रास्ते पर एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी कि दोनों किसी से लिफ्ट ले लें। सरिता ने अपने पल्लू को सर पर ओढ़ लिया और जैसे तैसे चलते हुए दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने सरिता का खून कुमार को चढ़ाया। कुमार की तबीयत संभल गई। दीदी, आपका जितना भी धन्यवाद करूँ ना उतना कम है। आपको नहीं पता अभी क्या हो जाता। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? कुमार मेरा भी तो बेटा है ना। नहीं भाभी, बाहर इतनी ठंड है, आपके पास गर्म कपड़े भी नहीं है, लेकिन आप दोनों बिना अपनी परवाह किए इतनी दूर चलते हुए आ गए। मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन आप मेरे बेटे के लिए भाग कर आ गए। मुझे माफ कर दीजिए भैया। चंद्रकांत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सच में पछतावा हो रहा था। कुछ दिनों के बाद कुमार को डिस्चार्ज मिल गया। चंद्रकांत मालिनी और कुमार को लेकर सूर्यकांत के घर आया। आते समय वो सूर्यकांत के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और मिठाई लेकर आया था। उषा के लिए कंबल और सूर्यकांत और सरिता के लिए भी नए कपड़े लेकर आया था। चंद्रकांत ने सूर्यकांत के लिए लिया हुआ कर्जा भी चुका दिया था। ठंड से बचने के लिए उसने अपने घर के साथ साथ सूर्यकांत के घर में भी हीटर लगा दिया था। घर के खर्चों का हिस्सा भी अब चंद्रकांत सूर्यकांत को देने लगा था। देर से ही सही, लेकिन चंद्रकांत को अपनी भूल समझ आई थी। ठंड का ये मौसम उषा की गरीब और अमीर बहू दोनों के पास ले आया था।